हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देख चुके थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जो केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी का पैटर्न इनका कुछ ऐसा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म MH3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइड। ये सभी हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और MH3 टाइप ऑफ हाइड्रोड बनाते हैं, वेयर M रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, वेदर इट कैन बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये जो MH3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड है, इनके कुछ ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है MH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे MH मतलब जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, नाइट्रोजन एंटीमनी का बॉन्ड तोड़ना, एंटीमनी हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आप देखेंगे तो यहाँ पर NH जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांग होता है, फिर PH बॉन्ड। अच्छा, मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया, you know very well. PH3 is known as phosphine, ASH3 is known as arsine, SBH3 is known as antimony और BiH3 या एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड भी बोलते हैं, और BiH3 is बिस्मथीन। तो ये जो ऑर्डर है इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, ये जैसे जैसे आप मूविंग डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं ग्रुप की तरफ, MH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है। दैट इज BiH मतलब बिस्मथ एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी वीकेस्ट एंड NH बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग मतलब ये कितनी इजी से हाइड्रोजन दे सकते हैं किसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जिस तरह से जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती जाएगी वैसे ही रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अमोनिया विल बी लीस्ट रिड्यूसिंग। और बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए बिस्मथ कैन गिव हाइड्रोजन, बिस्मथीन कैन गिव हाइड्रोजन इजीली। दैट्स व्हाई बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड विल बी मोस्ट रिड्यूसिंग। तो मूविंग डाउन इन द ग्रुप, reducing character of hydrides increases in nitrogen family. एक और कैरेक्टर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिकली बेसिसिटी को आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर से कंफ्यूज ना करें, जो कि आप देख रहे हैं कि अच्छा बिस्मथ हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है, नाइट्रोजन नहीं दे सकता, इसलिए बिस्मथ हाइड्रोजन आसानी से देगा। तो बिस्मथ हाइड्रोजन आसानी से देगा तो बिस्मथ विल बी मोस्ट रिड्यूसिंग एंड अमोनिया विल बी मोस्ट बेसिक एंड अमोनिया विल बी, या नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड विल बी लीस्ट बेसिक। तो ऐसा नहीं है, अमोनिया मोस्ट बेसिक होता है, उससे लीस्ट, उससे कम है फॉस्फीन, उससे कम आर्सिन, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथीन। तो नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटता जाता है। मतलब व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस। नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटम की साइज बड़ी होती जाती है। अच्छा, एक और चीज उसके पहले, इसके एक्सप्लेनेशन के पहले देख लें कि बेसिक कैरेक्टर होता क्या है। बेसिकली ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ दीज ग्रुप्स कैन एक्ट एज अ लेवाइस बेस। लेवाइस बेस, यू नो लेवाइस बेस, द वन व्हिच कैन गिव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो लेवाइस बेस होते हैं। तो इस ग्रुप के हाइड्राइड सभी लेवाइस बेस होते हैं और इनका बेसिक कैरेक्टर भी इसी से देखा जाता है। तो इसीलिए जो सबसे आसानी से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर अवेलेबल है, जो दे सकता है आसानी से, वही मोस्ट बेसिक होगा। तो क्या होता है, सभी के पास एक एक लोन पेयर है, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती जाती है और चार्ज डेंसिटी घटती जाती है। दैट इज द अवेलेबल लोन पेयर विल बी लेसर इन बिस्मथीन एंड विल बी हायर इन अमोनिया, विल बी हायर इन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी अमोनिया में के नाइट्रोजन में है, इसलिए अमोनिया विल बी मोस्ट बेसिक एंड बिस्मथीन विल बी लीस्ट। दैट इज द रीजन बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो अमोनिया, अच्छा एक थंब रूल भी, एक थंब रूल आप याद कर लें, पीरियोडिक टेबल का चाहे कोई भी हाइड्राइड हो, उसका बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पर घटेगा। दैट इज मतलब इन केस में, इसके केस में, नाइट्रोजन के केस में आप इसकी बात मान लो, किसकी, बेसिक कैरेक्टर की, बिकॉज ऑल दीज हाइड्राइड्स आर बेसिक, पर कोई एसिडिक नहीं है। तो अगर एसिडिक की बात करें, चूंकि हाइड्राइड्स का बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है, घटता है, इसीलिए उनका एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन फैमिली जब अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे हेलोजन फैमिली में सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके जब हाइड्राइड आप देखेंगे
तो इनका हाइड्राइड है, क्लोरीन का हाइड्राइड, फ्लोरीन का HF, HCl, HBr, HI, इन सब हाइड्राइड का आप जो एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर फॉर वेल नोन एसिड्स, तो इन सब का जब हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मोस्ट एसिडिक जो हाइड्राइड है वो है HI और लीस्ट जो है वो है HF। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है, इस यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और ऊपर देख रहे हैं ऊपर एसिडिक कैरेक्टर कम है। तो थंब रूल ये आप याद रखें कि हाइड्राइड्स में बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पर घटता है और एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है। कोई सा भी ग्रुप हो पीरियोडिक टेबल का, उनमें सब में थंब रूल फॉलो होगा, तो याद रखें इसको। आगे देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑर्डर जरूर याद रखें बिकॉज एग्जाम में ऑर्डर पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई सा भी ऑर्डर, आइदर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से इन एलिमेंट्स की, इस नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, सॉरी हाइड्राइड फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, M2O3 एंड M2O5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। जैसे आपने सुना होगा N2O3 नाइट्रोजन अगर बनाएगा तो N2O3 N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का नाम सुना होगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन वैसे और भी तरह के ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का केस एनामोलस से N2O, NO, NO2 इस तरह का बनाता है, लेकिन अपन जनरल वे में बात कर रहे हैं कि सभी ग्रुप के ये मेंबर M2O3 और M2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ऑक्साइड की अगर बात करें और उनका एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए, और कोई भी एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड बना सकता है, कोई भी ग्रुप दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, तो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर उन ऑक्साइड्स का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज्यादा है। जैसे यहाँ पर M2O3 और M2O5 में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 है, जबकि यहाँ पर +3 है, तो इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड जो कि M2O5 है ज्यादा एसिडिक होंगे। ये याद रखें एज ए थंब रूल। अच्छा, ऑक्साइड का एसिडिक होना मतलब फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इससे ऑक्साइड एसिडिक है? इसका मतलब ये है कि जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, इन ऑक्साइड का किसी का भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा, जब आप इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। जैसे आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में घोलेंगे, SO3 को आप पानी में घोलेंगे तो आपको H2SO4 का सॉल्यूशन मिलेगा विच विल बी एसिडिक। आप NO2 को पानी में घोलेंगे तो आपको HNO2 HNO3 नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब दैट प्रूव्स दैट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो इस तरह से जब आप इनके एक्वस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और फिर उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, तो वो ऑक्साइड जिनके सेंट्रल एटम की जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, हायर है, दे विल बी मोर एसिडिक। तो ये हुआ दो ऑक्साइड के बीच में कंपैरिजन का कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा, एक सिंगल ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मूविंग डाउन इन द ग्रुप। जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है। दैट मीन्स N2O5 ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम होगा P2O5, उससे कम होगा आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, डाई एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, और बिस्मथ पेंटाऑक्साइड विल बी लीस्ट एसिडिक। M2O3 of nitrogen and phosphorus purely acidic। नाइट्रोजन M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो हैं ये प्योरली एसिडिक है, ये जो ऑक्साइड है। आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक नेचर में, दैट मींस दे आर एसिडिक एंड बेसिक बोथ। और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है वो प्योरली बेसिक होता है। तो ये कोई ज्यादा खास बात ध्यान रखने की नहीं है, पर आप जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का नीचे जाने पर घटता है, और दूसरा दोनों ऑक्साइड्स की बात करें M2O3 और M2O5 का, तो इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो दो ऑक्साइड्स विल बी मोर एसिडिक इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज हायर। दूसरा, अगला आते हैं अपन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन पे। तो जब आप हेलोजन से इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैन फॉर्म MX3 एंड MX5 टाइप ऑफ हेलाइड्स। MX3 और MX5 टाइप के हेलाइड से बना सकते हैं। MX5 का नाइट्रोजन नहीं बना सकता बिकॉज नाइट्रोजन हैज ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स कोवेलेंसी अप टू 4, कोवेलेंसी सिर्फ 4 तक लगा सकता है। देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड इन एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन।
तो बाकी नाइट्रोजन को छोड़ के ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म mx5 टाइप ऑफ हेलाइड्स एंड ऑल द एलिमेंट इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म mx3 टाइप्स ऑफ हेलाइड्स। अब यहां पर बात आती है कैरेक्टर की, कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो एक थंब रूल है, जैसे मैं आपको अभी तक 3 थंब रूल बता चुका हूं नाइट्रोजन फैमिली में। अभी तक आपने 3 थंब रूल देखे। पहला थंब रूल था, मैंने आपको बोला था कि हाइड्राइड्स का बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पे घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ेगा। पहला थंब रूल, कोई भी हाइड्राइड हो, वेदर इट इज मेटालिक नॉन मेटालिक कुछ भी हो। दूसरा थंब रूल ये था कि वो ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। 2 हो गए। तीसरा थंब रूल ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा उस ऑक्साइड का ज्यादा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। the one who has more या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट will be more covalent। आइए इसको समझते हैं कैसे, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आपने PCl5 नाम सुना होगा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दैट इज अ ट्राइहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, और एक है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में फॉस्फोरस जो है, अभी स्ट्रक्चर पे ना जाए इसकी, फॉस्फोरस जो है 3 क्लोराइड एटम से, क्लोरीन एटम से सराउंडेड है, जबकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में यही फॉस्फोरस 5 क्लोरीन एटम से सराउंडेड है। अब होता क्या है, बिकॉज क्लोरीन एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो दिस ब्रिंग्स ए पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर ऑन क्लोराइड एटम which becomes partially negative charge, or equal and opposite all in some of these 3 partial charge। तो इनका ठीक अपोजिट जो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज इस फॉस्फोरस पे जाता है। ऐसा कैसे यहां पर भी होता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड जो पहले कोवेलेंट हुआ करता था, दिस बिकम्स पोलराइज्ड, इस बॉन्ड में आ जाता है पोलराइजेशन, दैट इज पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। यहां पर मैं एक लाइन कर देता हूं, तो यहां पर 5 डेल पॉजिटिव जो चार्ज आता है। अब होता क्या है, इन दोनों फास्फोरस को आप अगर देखें तो इन दोनों फास्फोरस में हर एक क्लोरीन एटम की इंडिविजुअली बात करें तो इस केस में इस क्लोराइड एटम को ऐसे फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचना है जो 3 पार्शियल प्लस पॉजिटिव चार्ज के बराबर चार्ज कैरी कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस साइड आता हूं। 3 पार्शियल प्लस चार्ज जो कैरी कर रहा है उसके बराबर जो प्लस चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना है। लेकिन यहां पर हर एक क्लोरीन एटम को ऐसे फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना है जो 5 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। दैट इज द पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ फास्फोरस इन दिस PCl5 इज मोर देन इन दिस PCl3। इस बॉन्ड को ये पोलराइज कैसे कर पा रहा है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो इस फास्फोरस ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है। इस केस में क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन की पेयर को जो इसमें शेयर थी इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है, जबकि PCl5 के केस में जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा तो लेसर आयोनिक कैरेक्टर आएगा बॉन्ड में, और लेसर आयोनिक कैरेक्टर आएगा इसका मतलब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इसीलिए द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट, किसी की भी बात करें, चाहे आप कोई से भी ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसका आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा गया है, तो हमेशा आप उस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बताएंगे जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो इसीलिए the atom which is present, the compound in which the central atom is possessing highest oxidation state will be most covalent या will be more covalent। Among trihalides of nitrogen only NF3 is known to stable। जो ट्राइहाइड की बात करें तो NCl3, NF3 जो भी और NBr3 ये सब की बात करें तो सिर्फ NF3 स्टेबल है। ये आप जनरल अंडरस्टूड अपनी वो है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उसमें नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंफीरियर है। बाकी सारे एलिमेंट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंफीरियर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाते नाइट्रोजन से, ओनली फ्लोरीन कैन डू दिस। तो इसलिए NF3 के केस भी यही, और NF5 तो मिलता ही नहीं है, नाइट्रोजन तो पेंटाहाइड बनाता ही नहीं, और ट्राइहाइड में सिर्फ क्या बनाता है NF3। ओनली नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज नोन टू एग्जिस्ट, इज नोन टू स्टेबल।
सो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा, रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स ऑक्सीजन हमने देखा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन हमने देखा। अब नेक्स्ट है फोर्थ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। ये 4 एलिमेंट, चारों के साथ रिएक्टिविटी अपन हर ग्रुप जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर जो एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -3 होगी। बाइनरी कंपाउंड क्योंकि 2 एटम मिलके आपस में बना रहे हैं। तो कैल्शियम, जैसे नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, IDE नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम बनाता है सोडियम आर्सेनाइड इज डिफरेंट थिंग। ITE अलग कंपाउंड है, IDE अलग कंपाउंड है। तो सोडियम आर्सेनाइड, यहाँ पर ये याद रखना आपकी एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला गलत दिया है, Na3AS2 है, जबकि ये सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला Na3AS2 नहीं होता, ये होता है Na3AS, वो मिसप्रिंट है, उसको करेक्ट कर लें। जिंक एंटीमोनाइट एंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो ये सभी देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी लगभग सभी डिफरेंट टाइप के मेटल से रिएक्ट करे। ऐसा नहीं है कि एक ही सभी से रिएक्ट करे, ये इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को बताता है। जैसे आर्सेनिक सोडियम के साथ करा, दैट मींस इट डज नॉट generally react with metal, it react only with metal, only those metal with vigorous reaction or which are highly reactive, उनके साथ रिएक्शन करेगा। तो सभी लगभग रिएक्ट करते हो, सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे होंगे -3 है, जैसे क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानी जाएगी। तो ये +6, यहाँ पर भी -6 होना चाहिए और 2 पर -6, इसका मतलब 1 पर -3 होना चाहिए। तो इस तरह से इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल है। सो अगला अपना टॉपिक है डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। कमर्शियली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफेक्शन एंड फॉलोइंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये अपन जानते हैं नाइट्रोजन का एक बड़ा वॉल्यूम एयर में प्रेजेंट होता है, 70% से ऊपर है नाइट्रोजन का वॉल्यूम एयर में, तो 70% से ऊपर नाइट्रोजन का वॉल्यूम है। तो क्यों अपने को जब जरूरत है तो क्यों ना अपन इसको नाइट्रोजन को एयर से ही ले लें। तो इसलिए एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसको लिक्विफाई किया जाता है और फिर क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 72 केल्विन, मतलब -200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे नाइट्रोजन बॉईल होने लगती है। तो 72 केल्विन जब बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, तो सबसे पहले नाइट्रोजन ही डिस्टिल्ड होकर बाहर आती है, इसलिए पहले लिक्विफिकेशन करते हैं, फिर उस लिक्विड का डिस्टिलेशन कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसलिए उस तरीके से अपने को नाइट्रोजन मिलती है। लेबोरेटरी में इसकी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से नाइट्रेट से करवाते हैं, नाइट्रेट ही है ना, सोडियम नाइट्रेट से आप सोडियम नाइट्राइट से करवाते हैं, नाइट्राइट ITE। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी। अगर आपको बहुत ही प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो बेरियम एजाइड होते हैं, बेरियम नाइट्राइट, इससे आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो इसका डिकम्पोजिशन से आपको नाइट्रोजन मिलती है, क्योंकि बेरियम मेटल है तो सॉलिड नीचे रहता है, बाकी कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलती, सिर्फ नाइट्रोजन आपको मिलती है। बेरियम नाइट्राइट का जो फॉर्मूला लिखा है वो कंट्रोवर्शियल है। अब इन्होंने इसको बेरियम नाइट्राइड नहीं बोला है, वैसे बेरियम नाइट्राइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी मिल सकते हैं और बेरियम एजाइड के से भी मिल सकते हैं। एजाइड का फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा है। तो आप जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो आपको बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैसेस से मिलती है। ये नहीं, ये नाइट्रोजन आपको जो लिखी रिएक्शन नहीं लिखी है, अपन जो बनाते हैं वेरी प्योर बेरियम एजाइड से बनाते हैं, इसको छोड़ दें। दूसरा प्रॉपर्टी जिसकी देखें तो नाइट्रोजन जो गैस है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है, कोई टॉक्सिक नहीं है। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप नाइट्रोजन, N14 एंड N15। बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर में, आप बुक खोल लें जरा, बुक में देख लें, मैं इतना सब कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी है वाटर में। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट ही है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट ही बनी रहती है। दूसरा, ये डायरेक्टली कंबाइंड करती है मेटल के साथ, तो प्रीडोमिनेंटली जब मेटल के साथ कंबाइंड होती है तो आयनिक नाइट्राइड बनाती है, जबकि नॉन मेटल्स के साथ इसके जो नाइट्राइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम की तो आपने 10th क्लास में रिएक्शन भी देखी होगी, मैग्नीशियम का रिबन एयर में जलता है, वो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन जलता है, क्योंकि वो रिएक्शन में थोड़ी सी आप जब हीट देते हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है।
हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन अमोनिया बनाती है, देख चुके हैं अपन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके ये अमोनिया गैस बनती है। और अमोनिया गैस ये हेबर प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अमोनिया। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये अपन देखेंगे जब अमोनिया का सिंथेसिस अपन देखेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बहुत ही हाई टेम्परेचर जरूरत होती है, अप टू 2000 केल्विन। वहां पर जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO, N2 प्लस O2 2NO। इसके यूजेस अपन देख लें। इसके यूजेस है, द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, कैल्शियम साइनामाइड। इट इज ऑल्सो फाइंड्स वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, जहाँ आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन से हटाना है। जैसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जो होती है, जैसे वहाँ पर रेड हॉट आयरन आता है जिसकी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सारी एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज ऑक्सीजन का रखा जाता है जो ब्रीदेबल हो जहाँ पर कंडीशन पर, बाकी हटा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो रेड हॉट आयरन है वहाँ पर वो उससे रिएक्ट ना कर सके। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड, क्रायो, इसको अपन बोलते हैं क्रायोफिजिक्स जो होता है, वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन 72 -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड रहती है, -196 के नीचे लिक्विड रहती है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज वहाँ पर है। फूड आइटम्स और क्रायो सर्जरी मतलब वो सर्जरी जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर की जाएंगी, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर। तो इसके बाद जो अगला कंपाउंड आता है नाइट्रोजन का वो है अमोनिया। सो नेक्स्ट है अमोनिया, नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रोजन का। पहले अपन ने नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्म देखा, नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एक ही फॉर्म में मिलती है, वो है डाइनाइट्रोजन गैस। अपन ने देखा था दिस इज द ओनली एलिमेंट व्हिच डज नॉट शो एलोट्रोपिज्म, वो एलोट्रोपिज्म नहीं दिखाता, इसलिए इसका एक ही फिजिकल फॉर्म होता है N2। उसके बाद इसके कंपाउंड पर आते हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है अमोनिया। तो आइए अमोनिया की प्रिपरेशन देखते हैं। तो अमोनिया है बेसिकली स्मॉल क्वांटिटीज में हमेशा एयर में प्रेजेंट रहती है, एयर में सॉइल और एयर में और सॉइल में दोनों में प्रेजेंट रहती है। बेसिकली आती कहाँ से, ये यूरिया के डिकम्पोजिशन से आती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया से आती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, यूरिनल में जब आप यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उनमें उसका जो मेन कंपोनेंट होता है यूरिया, तो उसके डिकम्पोजिशन से अमोनिया निकलती है। अमोनिया में जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, ऑर्डर आती है टॉयलेट्स में, वो अमोनिया के कारण आती है, बिकॉज यूरिया डिकम्पोज होता रहता है और अमोनिया रिलीज होती रहती है। सॉइल में भी नाइट्रोजन सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से आपको फाइनली अमोनिया मिलती है। इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर बनाना हो तो अमोनिया हेबर प्रोसेस से बनाते हैं, विच इज N2 + H2 2NH3। ये इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर दोज कंडीशन विच विल बी फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो हम जब देखते हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट निकलती है, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। That is on increasing temperature the formation of ammonia या rate of synthesis of ammonia will decreases। तो इसलिए टेम्परेचर अपने को बढ़ाना नहीं है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं। इसका मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, दैट इज वॉल्यूम कम करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं तो आप मॉलिक्यूल्स की नंबर को यूनिट वॉल्यूम में बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर आप एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम अब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये बढ़े हुए मॉलिक्यूल के मोल्स कम होते हो। तो कम होने का काम किधर आ रहा है, इस साइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 4 मोल है जबकि प्रोडक्ट के 2 ही मोल बनते हैं, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं। इसलिए ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हाई प्रेशर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन इसलिए हाई प्रेशर अप टू 200 atm या 200 × 10⁵ पास्कल का जो प्रेशर है वो फेवरेबल है। और लो टेम्परेचर मतलब 700 केल्विन, दैट इज नॉट टू लो। 700 केल्विन का टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है अगर आपको अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा रेट से हाई रेट से बनाना है। अब 700 केल्विन आप बोलेंगे सर ये कहाँ लो है, तो ये इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसको स्टार्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर ही चाहिए।
इससे ज्यादा आप टेम्परेचर करोगे देन रेट ऑफ फॉर्मेशन विल डिक्रीजेस। कैटालिस्ट की बात करें तो इस रिएक्शन में आयरन के ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एज ए कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। पहले आपने पढ़ा है, अभी अपन ने सर्फेस केमिस्ट्री में आयरन के साथ अपन मोलिब्डेनम यूज करते थे एज ए प्रमोटर, तो पहले यूज करते थे। आजकल अपन आयरन के ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O3 एंड Al2O3 यूज करते हैं। तो अब अपन इसका एक स्कीमेटिक देख लेते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह से अमोनिया किस तरह से बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये एक स्कीमेटिक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 इनलेट चैम्बर है, यहाँ से हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं कंप्रेसर में। ये दिस कंप्रेसर क्रिएट्स ए प्रेशर ऑफ 20 मेगापास्कल। वो प्रेशर या कंप्रेस्ड गैस यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पर जाती है कैटालिस्ट के चैम्बर में, रिएक्शन चैम्बर में। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड कैटालिस्ट है। यहाँ पर ये बेसिकली जो रिएक्शन ये होती है N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया बन जाती है। पर कंप्लीटली जो जितनी भी नाइट्रोजन आप जो डाल रहे हैं इसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों डाल रहे हैं, कंप्लीटली अमोनिया में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं है। इसलिए जो रिमेनेंट है यहाँ पर जो बेसिकली जाता है, इसमें मिक्सचर जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का। बनी हुई अमोनिया के साथ कुछ रिएक्टेंट भी जाते हैं जो रिमेनेंट है वो। तो यहाँ पर बिकॉज अमोनिया पानी में वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए हम उसकी सॉल्युबिलिटी का फायदा उठाते हैं और उसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत ही पुअरली लेस सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल बोल सकते हैं। तो वो गैसेज जो है बाहर निकल जाती है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस बाहर निकल जाती है और ये पंप तक जाती है। ये पंप वापस इसको यहाँ पर कंप्रेस करके भेज देता है। तो इस तरीके से ये स्कीमेटिक है। यहाँ पर अमोनिया आपको बनी हुई मिलती है। बेसिकली आप अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया का एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मिलता है विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने की। यहाँ पर जो कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है टेम्परेचर, यहाँ पर तकरीबन 700 केल्विन टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है। तो ये सिंपल सी स्कीमेटिक है। नेक्स्ट अपना हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो होंगे कंपाउंड्स ऑफ शायद अमोनिया देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। थैंक यू।